धर्मेंद्र सिंह गौर के चंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह गौर आज आपको पहला पाठ भूगोल का कक्षा 10वीं भूगोल का पहला पाठ संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा करूंगा। आप लोग सभी से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और उनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताइए। तो ये सबसे पहले ये मुख्य रूप है। अब है संसाधन। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? तो जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है वो होता है प्राकृतिक संसाधन, और जो हमने खुद बनाया है वो होता है मानवीय संसाधन। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के, नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक के अंतर्गत भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है नवीकरणीय योग्य और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय मतलब जो दोबारा बदल के दोबारा बन सकता है उसे नवीकरणीय। जैसे जल विद्युत ऊर्जा, जैसे पानी से दोबारा फिल्टर होके विद्युत बनाई जाती है और बाद में बरसात में फिर से वो पानी आ जाता है। तो मतलब जिसका पुनःचक्रण हो सकता है वो कहलाता है नवीकरणीय, और अनवीकरणीय का मतलब जिसका पुनःचक्रण नहीं हो सकता है। नवीकरणीय में जैसे पवन ऊर्जा है, पवन से पवन चक्की लगा के लाइट जलाते हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सौर ऊर्जा की प्लेटें आपने देखी हैं, सौर ऊर्जा की प्लेटें छत पर लगाई जाती हैं लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। तो मतलब ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या क्या है? ये नवीकरणीय है। अनवीकरणीय, और इसमें अब अनवीकरणीय में जैसे अनवीकरणीय में वे हैं जो दोबारा नहीं बन सकते। जैसे कोयला, एक बार भंडार ख़त्म हो गया दोबारा नहीं बना सकते। पेट्रोलियम पदार्थ, एक बार भंडार ख़त्म हो गया दोबारा नहीं निर्माण कर सकते हैं। लोहा है और जिस अन्य पदार्थ हैं, अगर इनको एक बार निकाल लिया गया और अगर इनका उपयोग करके ख़त्म कर दिया गया तो इनको दोबारा नहीं मिल सकता है। तो ये होते हैं अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सतत और एक होते हैं जैव। तो सतत के अंतर्गत आते हैं आपकी जैसे प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये सब आते हैं सतत के अंतर्गत। फिर आता है जैव। जैव दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक वनस्पति और एक होता है वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति वह है जो प्रकृति से प्रदान है, पेड़ पौधे और अन्य प्रकार के, ये आती हैं प्राकृतिक। और एक होता है वन्य जीव। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे जीव विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीव विज्ञान में दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसी प्रकार से अनवीकरणीय भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुनः चक्रीय जैसे धातु, या चक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। तो पुनः चक्रीय का मतलब जिनका चक्रण करके, जैसे लोहा है, कोई काम के योग्य बनाया और वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद वो आप लोहा प्लास्टिक उसमें बेच देते हैं, फिर उसको पिघलाया जाता है, पिघला के फिर नई धातु का निर्माण कर लेते हैं। तो नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो ये होता है चक्रीय। अचक्रीय मतलब जैसे पेट्रोल डीजल है, तो वो एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसका आप दोबारा निर्माण नहीं कर सकते, तो ये हो गया अचक्रीय। अब है मानवीय। संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो संरचना क्या क्या है? संरचनाएं और एवं संस्थाएं। तो संस्थाएं क्या है? जैसे स्कूल है तो स्कूल क्या है? एक संस्था है, इसको चलाने वाले और सब अलग अलग हैं। तो इसमें कोई प्रबंधक होता है, तो कोई प्रधान अध्यापक, तो कोई सहायक अध्यापक, तो बच्चे, और सब इन सब को मिलाकर एक संस्था का निर्माण होता है। जिसमें जैसे परिवार है, परिवार भी एक संस्था है, तो परिवार में सभी लोग रहते हैं तो ये संस्था है। इसके अलावा है मात्रा और गुणवत्ता। आप लोगों ने आजकल पैकेजिंग पर देखा होगा, उस पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगे होते हैं, तो वो होता है मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर। ये होते हैं संसाधन। अब हम संसाधनों के प्रकार, तो सबसे पहले संसाधनों के प्रकार आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव और एक होता है अजैव। जैव संसाधन भी कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है,
तो व्यक्ति है जिसमें जान होती है, जिसमें भी जान होती है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आता है, चाहे मनुष्य है, वनस्पति है, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब जिसमें जान हो। मान आप लोग समझते हैं ना, जीवन हो जिसमें वो जैव, और जिसमें जीवन ना हो वो अजैव। तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, इनमें जीवन तो नहीं पाया जाता, तो ये आते हैं अजैव। दूसरी है समाप्तता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार पर, तो इसमें है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय भी है जो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। मान लो अपन ने किसी वस्तु, नवीकरणीय संसाधन है, उसका एक बार उपयोग कर लिया, तो अगर वो दूसरा दोबारा प्राप्त हो जाए तो वो नवीकरणीय हो गया, और अगर दोबारा प्राप्त ना हो तो अनवीकरणीय। मान लो जैसे तुम कोई व्यक्ति है, अपन है, पानी का उपयोग करते हैं, बाद में बरसात में वो दोबारा से फिर कुआं भर जाता है, जैसे उपयोग करते फिर भर जाता, उपयोग करते फिर भर जाता, इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। तो इसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास बहुत समय से हुआ, जैसे धातु, कोयला, खनिज, ये जीवाश्म ईंधन, ये क्या है, ये अनवीकरणीय है। ये क्या है, एक बार अगर जमीन से आपने निकाल ली तो दोबारा वो प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका चक्रण नहीं चलता है। फिर है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं व्यक्तिगत और दूसरे होते हैं सामुदायिक। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन है? तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत स्वामित्व का, जैसे आप लोग हो, आपका प्लाट है, आपका मकान है, तो ये क्या है, यह व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे आप खुद के मकान में रहते हैं तो वो किसका है, व्यक्तिगत संसाधन है। उसका उपयोग दूसरे के लिए आप दे तो सकते हैं, लेकिन किराया लेंगे तो ये क्या है, इस पर आपका अधिकार है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा होता है सामुदायिक। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या है, जैसे अस्पताल है, पशुचारण है, ये क्या है, स्कूल है, तो ये क्या है, ये सामुदायिक संसाधन है। इस पर किसी एक व्यक्ति का ना होकर एक समुदाय का वो होता है, तो ये क्या है, सामुदायिक संसाधन। फिर है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिन पर किसी एक राष्ट्र का वो हो। जैसे अपने देश में सड़कें हैं, नहरें हैं, कुआं है, रेल है, हवाई जहाज है, ये सब क्या है, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो क्या होता है, इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे समुद्र है, आप लोगों ने समुद्र देखा होगा। तो समुद्र किसी देश की सीमा से लगकर 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक पाए जाने वाली सभी संपदा उसी देश के अंतर्गत आते हैं। तो ये होता है राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, जो जिस पर पूरे विश्व का कब्जा हो, किसी देश का कब्जा ना हो। तो अगर कोई ऐसा, मान लो समुद्र है, समुद्र में कोई ऐसा टापू है, जैसे आप लोग देखते होंगे, तो समुद्र में कोई टापू निकल आता है, तो उस पर हर देश से उसकी 200 किलोमीटर दूर पर सीमा है, तो उस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं होगा, तो उस पर जो व्यक्ति पहले पहुंच जाएगा उसका कब्जा हो जाएगा, वो वहाँ का राजा कहलाएगा। तो ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब है विकास के आधार पर। संभावी संसाधन नंबर 1, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, और मतलब जैसे इनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है, हर घर में प्रकाश आता है, जब प्रकाश हर घर तक पहुंचता है तो भविष्य में इसका उपयोग बहुत लंबे पैमाने पर होने जा रहा है। आप लोगों ने आजकल क्या देखा, पहले वाहन कैसे चलते थे, डीजल पेट्रोल, आज कैसे चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल से तो चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा नई नई बाइक, स्कूटी और विभिन्न प्रकार के संसाधन काय में आ गए, वो मतलब इससे बिजली से चलने लगे हैं, मतलब बैटरी चार्ज करो उससे चलने लगे हैं। लेकिन भविष्य में ये भी संभावना की जा रही है कि भारत जैसे देश में जो भूमध्य रेखा के पास बसा हुआ है, भविष्य में सौर ऊर्जा से सारे साधन चलने लगेंगे। तो ये क्या है, ये संभावी है, यानी अभी तो नहीं है वो चीज़, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना है। तो ये है संभावी। इसके अलावा है विकसित। वे संसाधन जो विकसित किए जा चुके हैं, जैसे डीजल पेट्रोल है तो वो विकसित किया जा चुका है, आज उसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है, तो वे विकसित संसाधन। इसके अलावा है भंडार। भंडार
मतलब जो आपके पास रखा हुआ है वो भंडार है। जैसे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि जैसे अपने यहाँ गैस के भंडार है, इसकी लगातार जांच होती रहती है। कहीं यूरेनियम का भंडार है, जैसे आपने ललितपुर ज़िले में यही पिसनारी देख लो, तो यहाँ यूरेनियम का भंडार है और इसकी लगातार जांच चल रही है। तो ये क्या है, ये भविष्य में काम आ सकता है, तो ये भंडार है। फिर है संचित कोष। संचित कोष क्या है, तो ये संसाधन भंडार के रूप में जो है, तो लेकिन सरकार उसका उपयोग नहीं करती है। कारण क्या है कि सरकार सोचती है कि आज अगर सबका उपयोग कर लेंगे तो भविष्य में क्या होगा, तो इसलिए वो संचित कोष के रूप में रख लिया जाता है और जिस दिन उसकी ज़रूरत पड़ती है उसका उपयोग कर लिया जाता है। फिर है विकसित हो गए। अब आपका है संसाधन, अब है आपका अब है आपका सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी रोशनी बिना कुछ किए सभी के घरों में आती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। तो मतलब जैसे बरसात है, बरसात हर घर में होती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। इसी प्रकार है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब कि एक अमीर से लेकर एक सुदूर, मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसकी ओट में ना रहे, वो है सतत पोषणीय विकास। आज भारत में यही लक्ष्य है। अगर कोई केंद्र सरकार की सुविधा एक सुदूर बैठे गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल पा रही है, तो ये सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो हानि हुई, आपने देखा होगा ओजोन परत में छिद्र हुआ, इसके लिए सम्मेलन आयोजित किए गए। तो इसका सबसे पहला सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में स्थित है, 1992 में यह सम्मेलन किया गया और यह सम्मेलन हर 20 वर्ष के बाद होता है। इसके बाद अगला एजेंडा 21 रखा गया है इस सम्मेलन में, और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये प्रकार के। इसके अलावा संसाधन, तो भारत में संसाधन लगभग सबसे ज़्यादा संसाधन प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। आज भारत में देखा जाए तो संसाधन प्रचुर मात्रा में है। जैसे आपका झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। इन राज्यों में इतने प्रचुर मात्रा में संसाधन है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी संसाधन पड़े हुए हैं। अब भारत में संसाधन का नियोजन, तो संसाधन का नियोजन का मतलब है उसका उपयोग कम मात्रा में करना, मतलब जितना अपने को ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना, तो ये है। इसके अलावा अब आते हैं आपको संसाधन के बाद आता है भू संसाधन संरक्षण। अब ये है भारत में की स्थिति देखते हैं, तो भारत में 27% भाग पर मैदान है और 27% भाग पर पठार हैं और 30% भाग पर पर्वत हैं और 43% भाग मैदान है। मैदान मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो भारत का मैदान है। तो ये हम मैप के थ्रू बता सकते हैं, तो आपने आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत में अब आता है वन। तो किसी भी देश में 33.3% भूमि पर वन होना अनिवार्य है, मतलब 1/3 भूमि पर वन होना अनिवार्य है। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो आज भारत में सिर्फ 21% वन है। तो आज भारत में वन भारत में 18.11% पहले थे, लेकिन आज इनकी स्थिति 23.3% हो गई। तो आज ये स्थिति है। आज भारत में वनों का क्षेत्र बड़ा है। कृषि क्षेत्र जो था 46%, जिस पर लोग कृषि कर रहे थे, वो कम हुआ है 45.5%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाद्यान्न कम हुआ है, खाद्यान्न तो आज बढ़ रहा है। इसके अलावा अब विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, तो आज भारत में बहुत विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इसको आप मानचित्र द्वारा देखेंगे। मानचित्र द्वारा मैं इसका वर्णन करता हूँ कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं मुख्य रूप से। तो भारत में आज बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो आज भारत में जैसे ये ऊपर
आप लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर वगैरह में लगा हुआ ये मानचित्र है। ये पर्वतीय मृदा है, ये हरे रंग की दिख रही है आपको, तो ये पर्वतीय मृदा है। इसके बाद ये देखो ये आ गई, ये है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक एक होती है पुरानी और एक होती है नवीन जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ का मतलब है जैसे नदियों द्वारा बहाई गई मृदा से इस जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब इसको खादर और बांगर के नाम से जानते हैं। तो नई जो जलोढ़ मृदा होती है वो खादर कहलाती है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बांगर या कहलाती है। आप लोग एक ट्रिक से याद कर लें, खादर और बांगर में बात से बासी होता है। तो जैसे अपन बासी रोटी खाते हैं तो बात से बासी और बात से बांगर। तो इस प्रकार से बांगर हो गई पुरानी, तो जो बची वो नई, तो खादर हो गई नई। इस प्रकार से ये पीले रंग में देख रहे हो आप, तो ये राजस्थान का रेगिस्तान है। ये देखो पीला रंग, तो ये राजस्थान का रेगिस्तान है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ? जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी के द्वारा बनती है। तो इसका क्षेत्र देख लो, आपको ये मिलेगा, ये थोड़ा हरा हरा है, ये दिख रहा है, ये जलोढ़ मृदा है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखो बांग्लादेश से लगा हुआ, यानी आप इसका ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, और इधर गंगा नदी तक, और इधर लूनी नदी तक, ये सारा क्षेत्र रेगुर मृदा वो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये काली मृदा। तो काली मृदा, अब जलोढ़ मृदा के रूप में आप राज्यों को भी याद कर लें, तो इसमें देखो पंजाब, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ गुजरात, थोड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का भी, और इधर चले आओ तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इधर चले आओ तो ये पश्चिमी बंगाल के बाद ये पूरा हिस्सा असम में कुछ हिस्सा, और इधर देखते आओ तो ये किनारों पर तो एक इसका निर्माण मुख्य रूप से डेल्टा के द्वारा और नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी के द्वारा होता है। तो आपको पता है जो पश्चिमी भाग में नदी गिरती हैं वो वहाँ पर रेगुर मृदा का निर्माण करती हैं, वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। तो ये पूरा क्षेत्र जलोढ़ मृदा है। तमिलनाडु, तो ये तटवर्ती राज्य ये सारी जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है काली मृदा। तो काली मृदा का निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। तो ज्वालामुखी उद्गार होने से काली मृदा का निर्माण हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा तो पाई जाती है जलोढ़ मृदा, जो 43% भाग पर पाई जाती है। इसके बाद काली मृदा। तो काली मृदा का क्षेत्र ये देखो गुजरात मुख्य रूप से, और काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कपास की फसल होती है। तो कपास की फसल इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहते हैं। इसी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, नहीं तो आप लोग वो हो जाओ तो रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये होती है रेगुर मृदा, काली मृदा। इसके बाद आता है आपका लाल पीली मृदा। तो ये लाल पीली मृदा का आप क्षेत्र देख रहे होंगे मानचित्र में। तो ये मानचित्र में आपने देखो इसको पूरा मानचित्र में आपको दिखाते हैं कि लाल पीली मृदा कैसे होती है। तो देखो ये है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का निर्माण केरल के अलावा तमिलनाडु का कुछ भाग, कर्नाटक के अलावा ये आ जाता है आपका इस क्षेत्र में कर्नाटक, और कुछ महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा यहाँ, और इस तरफ आ जाओ तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ आ जाओ तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर मुख्य रूप से लाल पीली मृदा पाई जाती है। इसके बाद है लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा में आपने गांव में देखा होगा, जैसा वो छरुआ होता है उसी को लेटराइट मृदा कहा जाता है, वही कहलाती है लेटराइट मृदा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना भारतीय मृदा एवं उसके बारे में। तो अब जैसे थोड़ा और विस्तार से जानने के लिए तो अब अपन जानते हैं
कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होगा। तो यह महत्वपूर्ण मृदा है। यह वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह सक्रिय गलियारों के द्वारा ये मैदान राजस्थान, गुजरात तक फैली है। यह पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सेल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जैसे हम नदी के मुहाने और घाटी ऊपर की ओर आते देखते हैं। और जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक खादर एक बांगर। तो जो नवीन होती है वो खादर कहलाती है और जो पुरानी होती है वो बांगर कहलाती है। इसके बाद है काली मृदा। तो काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में मिट्टी बनने से, जैसे पत्ते हैं, ये जैविक चीज़ें जब सड़ जाती हैं तो उससे काली मृदा का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से ज्वालामुखी से बनी है। तो ये हो गई। फिर आती है लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा दक्कन के पठार से पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि मैदानों में पाई जाती है, क्योंकि ये लोहे के प्रसार के कारण होता है। इसका रूपांतरण लोहे के प्रसार के कारण होता है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल पीली मृदा कहते हैं। इसके अलावा लेटराइट मृदा, जब कोई चीज़ अम्लीय हो जाती है तो उसे लेटराइट मृदा कहते हैं। यह इसका pH मान 6 है, इसलिए ये अम्लीय है, क्योंकि इसके ऊपर की मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ ज़्यादा पानी गिरता है वहाँ पाई जाती है लेटराइट मृदा, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस कारण क्या होता है, जहाँ की मिट्टी बह जाती है और वही बहती है तो लाल पीली। इसके अलावा वन मृदा। तो वन मृदा मुख्य रूप से हिमालय और हिमालय के भागों में पाई जाती है, जैसे हम कक्षा 9th में आपको हिमालय का क्षेत्र बता सकते हैं। इसके बाद हम मरुस्थली मृदा। तो ये मरुस्थली राजस्थान में पाई जाती है। तो आज अपना ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और सभी लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं आप लोग कर रहे हैं क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, इस कारण चैनल बंद हो सकता है। तो आप सब्सक्राइब करें।